व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अल्केमिस्ट ऑनलाइन 10th क्लास का। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है। पिछले लेक्चर्स में हमने एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स किस तरह से डिस्कवर हुए वो पढ़ा, जिसमें सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी और बाद में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ी। आज का जो लेक्चर है ये बेस है एटॉमिक मॉडल पर। जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स दरियाफ्त हो चुके, डिस्कवर हो चुके, उसके बाद ये ज़रूरत पेश आई कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल किस तरह से एक एटम का मॉडल बनाते हैं, यानी एटम की साख्त में ये सब एटॉमिक पार्टिकल कहाँ पर फिट बैठते हैं, कैसे मौजूद होते हैं, कैसे ये एक एटम की सूरत में तरतीब पाते हैं। इस चीज़ को जांचने के लिए, समझने के लिए थ्योरीज़ का एक सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी सबसे पहली कड़ी थी सर रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। सर रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो गोल्ड की फॉइल पर किया था, ये देखने के लिए कि किसी एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल किस तरह से कोएग्जिस्ट करते हैं, यानी बाहमी तौर पे पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स जो हैं एक एटम के अंदर किस जगह पर मौजूद होते हैं, ये देखने के लिए, यानी एटम का मॉडल जांचने के लिए सर रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया? अल्फ़ा पार्टिकल किसी सोर्स से जो खारिज हो रहे थे, वो यूरेनियम भी हो सकता था, पोलोनियम भी, कोई भी ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो इन पार्टिकल को खारिज करता हो, उसको इस्तेमाल किया इन्होंने। और उससे निकलने वाले अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं जिन पर +2 चार्ज होता है। इन पार्टिकल के अपने सोर्स से खारिज होने के बाद, यानी यूरेनियम या पोलोनियम से खारिज होने के बाद, सर रदरफोर्ड ने इनकी बम्बार्डमेंट करवाई, इनकी बौछार करवाई सोने के वर्क पर, जिस बहुत ज़्यादा पतला था। उन्होंने उसके बाद इन अल्फ़ा पार्टिकल का इफ़ेक्ट देखा, असर देखा कि ये क्या असर डालते हैं फ़ोटोग्राफिक प्लेट पर। फ़ोटोग्राफिक प्लेट कह लें कि ऐसी प्लेट थी जिसके ऊपर हमें अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट का जो असर हो रहा था ना एटम पर, एटम्स के ऊपर, वो नज़र आ रहा था। अल्फ़ा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग, किस तरह से अल्फ़ा पार्टिकल बिखर रहे थे और जाके फ़ोटोग्राफिक प्लेट से टकरा रहे थे, वो चीज़ें, उन चीज़ों से एटम के मॉडल को समझने में बहुत मदद मिली। इसलिए ये अरेंजमेंट जो सर रदरफोर्ड ने किया था ये बहुत काबिल तारीफ़ रहा। उन्होंने एटम के प्लम पुडिंग मॉडल को गलत साबित कर दिया, कि जिसमें पुडिंग का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जैसे कस्टर्ड में कोई चीज़ें, फ्रूट वगैरह, फ्रूट केक या फ्रूट के पीसेस डाल देते हैं तो वो एक पुडिंग बन जाती है। इस तरह केक में चॉकलेट डाल दें तो वो भी एक पुडिंग की सूरत इख्तियार कर लेता है केक बनने के बाद। तो सर रदरफोर्ड के मॉडल ने, जो एटम का प्लम पुडिंग मॉडल था ना, कि एटम एक पॉजिटिव बॉल की मानद है और उस पर नेगेटिव चार्जेस कहीं कहीं चिपके हुए हैं, उसको सर रदरफोर्ड ने रॉन्ग प्रूफ किया था। रॉन्ग किस तरह से प्रूव किया था वो देखने हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल की स्कैटरिंग देखें तो कुछ इस तरह से है कि इसको समझ लें ये वो एटम है जो सोने के वर्क में एक दूसरे के साथ पाए जाते हैं। दरमियान में ये छोटी सी जो बॉल पॉजिटिव चार्ज की हामिल है, इसको हम न्यूक्लियस कहेंगे। ये एटम्स के अंदर ये एटम के अंदर न्यूक्लियस शो किए हुए हैं। अब इस तजर्बे के मुशाहिदात देखते हैं कि सर ने क्या मुशाहिदात किए थे। पहला मुशाहिदा ये था कि ज़्यादातर पार्टिकल्स सोने के वर्क में से आगे गुजर गए। उन्होंने आगे सीधा जाकर फोटोग्राफिक प्लेट पर अपना असर दिखाया, जिसे पता चलता था कि पार्टिकल्स सीधा गए हैं, कहीं पर ना झुके हैं ना मुड़े हैं, सीधा गुजरना। ये पहला मुशाहिदा था इस एक्सपेरिमेंट का।
दूसरा मुशाहिदा, दूसरी ऑब्जर्वेशन सर की ये थी कि अगर 20,000 पार्टिकल हैं तो उसमें से सिर्फ चंद एक ऐसे थे जो बहुत बड़े पैमाने पर डिफ्लेक्ट हुए। जैसे यहाँ पर ये दिखाया हुआ है कि ये बहुत बड़े जाविये पर पार्टिकल जो है झुक गया है। यहाँ पर ये दिखाया हुआ है कि बहुत बड़े जाविये पर पार्टिकल झुक गया है, अपना रास्ता चेंज कर लिया है। और बहुत थोड़े पार्टिकल, नहीं 1 या 2 पार्टिकल ऐसे होंगे जो रिबाउंस बैक हुए। रिबाउंस बैक अपना कि उन्होंने रास्ता चेंज कर लिया। अगर वो सीधे जा रहे थे तो वो वापस मुड़ आए। इस तरह से इनको रिपेल्ड बैक कहेंगे या रिबाउंस बैक कहेंगे कि किसी चीज़ का दूसरी से टकराकर वापस आ जाना बाउंस बैक करना कहलाता है। अब इन मुशाहदात को देखते हुए हम रिज़ल्ट देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के हमें क्या रिज़ल्ट्स मौसूल हुए। पहला रिज़ल्ट ये था कि ज़्यादातर पार्टिकल्स का गोल्ड फॉइल में से गुज़र जाना ये साबित करता है कि एटम का ज़्यादा वॉल्यूम खाली है। देखिए, जब कोई चीज़ सीधा आगे गुज़र जाती है तो इसका मतलब ये है कि उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, खाली जगह है वो, इसीलिए वो आगे जा रही है ना। तो पहला जो मुशाहिदा था उससे ये रिज़ल्ट आया, ये नतीजा निकला कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है। फ्यू पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट हुए, जिन्होंने अपना रास्ता चेंज किया, उससे यह साबित होता था कि वो किसी पॉजिटिव चार्ज से टकराए जो एटम के सेंटर में मौजूद था, जिसको बाद में न्यूक्लियस का नाम दिया गया। देखें, जब चीज़ पॉजिटिव चीज़ है ना, पॉजिटिव चीज़ है न्यूक्लियाई, हीलियम के न्यूक्लियाई, ये टकराए न्यूक्लियस के साथ। न्यूक्लियस क्या था? एटम के अंदर मौजूद पॉजिटिव हिस्सा। जब ये इसके पास गए ना, इसके ऐसे हीलियम न्यूक्लियाई जो न्यूक्लियस के पास से गुजरे, तो वो सीधा जाने की बजाय वहाँ से उन्होंने अपना रास्ता बहुत बड़े जाविये पर चेंज कर लिया, क्योंकि ये भी पॉजिटिव थे, न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज था। पॉजिटिव ने पॉजिटिव को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, सीधा ये नहीं गुजर सकते थे कि पॉजिटिव चार्ज के पास से नहीं गुजर सकते थे, इसलिए हीलियम के पार्टिकल्स ने अपना रास्ता बदल लिया। तीसरा जो मुशाहिदा कि पार्टिकल्स ऐसे जो बिल्कुल न्यूक्लियस के सामने मौजूद थे, जब वो न्यूक्लियस से टकराए तो वो वापस मुड़ा है। इनका वापस मुड़ना इस बात का सबूत था कि ये किसी ऐसी चीज़ से टकराए जो बहुत ठोस थी, हार्ड भी थी। क्योंकि अब देखिए, अगर इसकी मिसाल यूँ समझें कि आपके पास एक भारी बॉल है और एक हल्की बॉल है। भारी बॉल अपनी जगह पर पड़ी हुई है, हल्की बॉल को जब फेंकते हैं भारी बॉल की तरफ, जितनी मर्ज़ी फोर्स से आप भेजें तो जो हल्की बॉल है वो भारी से टकराकर वापस ही आएगी ना। तो इसीलिए पार्टिकल्स जो वापस मुड़े वो ये साबित करते थे कि वो किसी ऐसी ठोस या सख्त चीज़ से टकराए जिसका मैस इनसे ज़्यादा था, और इसीलिए न्यूक्लियस को डेंस भी माना गया और हार्ड भी माना गया। ये था कि कुछ पार्टिकल्स जो डिफ्लेक्ट हुए, यानी जिन्होंने अपना रास्ता चेंज किया, न्यूक्लियस के करीब आने से अपना रास्ता चेंज किया, इन पार्टिकल्स का डिफ्लेक्ट होना, अपना रास्ता चेंज करना, ये साबित करता है कि न्यूक्लियस बहुत स्मॉल है। देखिए, कुछ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अगर यहाँ पर बात की जाती कि ज़्यादा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए, इसका मतलब ये होता कि न्यूक्लियस बड़ा है, उसका मैस ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस का छोटा होना साबित इस तरह से हो रहा है कि सिर्फ चंद पार्टिकल ही डिफ्लेक्ट हुए। चंद 20,000 में से चंद 10-12 कह लें पार्टिकल्स ही ऐसे थे जिन्होंने अपना रास्ता चेंज किया। उससे साबित होता है कि न्यूक्लियस का साइज़ बहुत छोटा था। साइज़ छोटा होने की वजह से सिर्फ चंद पार्टिकल जो इसके करीब से गुजर रहे थे, सिर्फ उन्होंने रास्ता अपना चेंज किया, बाकी पार्टिकल ज़्यादातर आगे गुजर गए। नेक्स्ट रिज़ल्ट ये था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। उससे अगला रिज़ल्ट ये आया कि एटम जो है एज ए होल न्यूट्रल होता है। इसके न्यूट्रल होने की वजह यह है कि किसी एटम के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स यानी कि पॉजिटिव पार्टिकल्स उस एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव पार्टिकल्स के बराबर होते हैं। जितने किसी एटम इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही उस एटम के अंदर प्रोटॉन्स होंगे। इन दोनों की तादाद बराबर होने की वजह से एटम एज ए होल न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। आखिरी
रिज़ल्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन्स के अलावा तमाम पार्टिकल्स जो हैं वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। एटम के तमाम पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं और इनको न्यूक्लियॉन्स का नाम दिया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इनको इकट्ठा जो है न्यूक्लियॉन्स के तौर पे प्रोनाउंस किया जाता है, न्यूक्लियॉन्स माना जाता है इनको। यहाँ पर आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। इसको अच्छी तरह से समझ लें। कल हम इसके डिफेक्ट्स पढ़ेंगे कि इस मॉडल में क्या डिफेक्ट है, क्योंकि ये पहला मॉडल था। इसके बाद रिसर्च का एक सीरीज़ शुरू हुआ जिसको सर बोहर ने बहुत अच्छी तरह से वाइंड अप किया, एटम का एक बहुत अच्छा मॉडल देकर। अपना और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।